हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि यूपी ट्रिपल एससी पैट का आप सभी का एग्जाम आने वाला है और उसी को ध्यान में रखते हुए घटना चक्र के हम यहाँ पर पीवाईक्यू को कवर कर रहे हैं। जो पिछले कुछ वर्षों में आपके जो है जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं, एक सब्जेक्ट वाइज हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इतिहास में भी हम प्राचीन इतिहास को पुरानी वाली वीडियो में आपकी पिछली जो वीडियो थी उसमें कवर कर चुके थे। आज हम यहाँ पर जिस चैप्टर की बात करेंगे वहां पर हम मध्यकालीन इतिहास के बारे में क्वेश्चनों की बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो प्राचीन इतिहास की नहीं देखी तो उसको भी देख लेना, जिससे क्या होगा आपके लिए चीजें सारी यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। तो मध्यकालीन इतिहास में पहला क्वेश्चन होगा, फिर उसके बाद हम यहाँ पर ऑप्शन की बात करेंगे, फिर कुछ डिटेल से में भी समझेंगे जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है चीजें रहती हैं। तो मध्यकालीन इतिहास में सबसे पहले हम सल्तनत काल की बात कर लेते हैं। सल्तनत काल का पहला क्वेश्चन आता है कि पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था। तो भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम कौन था बात की जा रही है, तो मोहम्मद बिन कासिम था। अब बहुत सारे लोग ना गलत कर देते हैं, गजनबी पे टिक लगा देते हैं, गौरी पे टिक लगा देते हैं, ये तो बाद में आए थे, लेकिन पहला आक्रमण करने वाला आप कहेंगे भारत पर मुस्लिम मोहम्मद बिन कासिम था। भारत पर पहला जो मुस्लिम आक्रमण है 636 ईस्वी में थाने पर खलीफा उमर के शासनकाल में हुआ था, जबकि भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया गया था। इराक के हाकिम अल हजाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। बहुत ही कठिन संघर्ष के बाद मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में सिंध के शासक दाहिर को पराजित करने में सफल हो गया था और सिंध को जीत लिया। फारसी ग्रंथ चचनामा से अरबों के द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। अभी जो हमने पूरा डेफिनेशन पढ़ा है, यहाँ से आपके दो क्वेश्चन और बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो समझ में आ गया कि भारत पर पहला सफल आक्रमण जो है मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में कब किया गया, 712 ईस्वी में किया गया। अच्छा, जब सिंध पर जब उसने शासन किया था या आप कहेंगे जीता था, तो उस समय सिंध का शासक कौन सा व्यक्ति था, तो दाहिर नाम का व्यक्ति था। ये भी क्वेश्चन आपका आता है। और इन सभी का वर्णन कौन सा फारसी ग्रंथ में मिलता है, चचनामा नामक फारसी ग्रंथ में मिलता है। तो आपके 4 क्वेश्चन हमने एक क्वेश्चन में कवर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में स्थित है। तो खजुराहो समूह आपके चंदेल वंश के राजाओं के द्वारा खजुराहो समूह के जो निर्माण करवाया गया है, लेकिन यह किस राज्य में है, ऑप्शन रहेगा मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। छतरपुर जिले के अंतर्गत जो है आता है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में खजुराहो में चंदेल राजाओं के द्वारा यहाँ पर मंदिर आज भी यहाँ पर स्थापत्य कला की बखान करते हैं। इन मंदिरों का जो निर्माण है 950 से लेकर 150 ईस्वी में चंदेलों के द्वारा यहाँ पर निर्माण किया गया था। और यहाँ पर मंदिरों में कंदरिया महादेव का मंदिर जो मंदिर है वो सर्व प्रमुख मंदिरों के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहां और कब मारा गया था। तो कालांतर में जयचंद जो है आपके मोहम्मद गौरी ने मारा था। यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन कहेंगे मोहम्मद गौरी ने 1194 ईस्वी में कन्नौज के शासक जयचंद पर आक्रमण किया और कन्नौज का शक्तिशाली उस समय राज्य था, जिसकी पृथ्वीराज चौहान से शत्रुता थी। मोहम्मद गौरी जयचंद के बीच में चंदावर का युद्ध हुआ था, जिसमें जयचंद जो है मारा गया था। ठीक है, तो अपनों के ही आप जो है कह सकते हैं कि अपनों के ही विश्वासघात के कारण हम अपने को ही खो देते हैं। मोहम्मद गौरी किस वर्ष पृथ्वीराज चौहान तृतीय से पराजित हुआ था, तो आप कहेंगे 1191 में। अब याद रखना है, जो गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में 2 युद्ध हुए थे। एक 1191 में हुआ था जिसमें चौहान राजाओं की विजय हुई थी, फिर 1192 में हुआ जिसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। ठीक है, तराइन युद्ध के नाम से जाना जाता है। पहला तराइन युद्ध 1191 में हुआ, दूसरा तराइन का युद्ध 1192 में हुआ था। अमीर खुसरो का जन्म किस स्थान पर हुआ, तो अमीर खुसरो का जन्म जो है कासगंज में हुआ था। अब ये कासगंज किस राज्य में है, तो आप कहेंगे कासगंज उत्तर प्रदेश राज्य में है, जहां पर अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में हुआ था। अगर पूछा जाए कासगंज जिले के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था, ये भी याद रख लीजिएगा। यह जो है अमीर खुसरो खड़ी बोली, कव्वाली, तबला के जनक के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने किरात उस सादीन, मिफ्ता उल फतुह, नुह सिपहर, तुगलकनामा, खजाइन उल फतुह आदि ग्रंथों की रचना की है और अमीर खुसरो को तूतीय हिंद के नाम से भी जाना जाता है।
अच्छा, एक छोटा सा अपडेट है कि हमारा ऐप आ चुका है, इसका नाम है यूपीएससी नेट। इस ऐप के हमने हालांकि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। क्यों बता रहे हैं, जितनी भी यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए आपकी वीडियो बन रही है, इन सभी की वीडियो आप जो है हमारे ऐप पर पहले तो फ्री में देख सकते हो। दूसरी बात, अगर आपको ऑनलाइन माध्यम से टेस्ट लगाना है तो टेस्ट भी आप लगा सकते हो। टेस्ट पास के अंदर आपको टेस्ट सीरीज जो है मिल जाती है। तो ये भी चीज आप जो है हमारे ऐप से ही डाउनलोड करके लगा सकते हो और वीडियो भी देख सकते हो, टेस्ट भी लगा सकते हो। तो ऐप पर आप लोगों को चले जाना है यूपीएससी नेट ऐप पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर सर्च भी आप करोगे तो वहां पर मिल जाएगा। बाकी कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट एक बार जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अमीर खुसरो, जिन्हें कव्वाली का पिता, भारत का तोता कहा जाता है, किसके दरबार में दरबार कवि के रूप में न जाना जाता था। तो अमीर खुसरो को कहेंगे कव्वाली का पिता कहा जाता है, भारत का तोता कहा जाता है, और अलाउद्दीन खिलजी के दरबार के दरबारी कवि से संबंधित रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लोहे और रक्त की नीति किसने अपनाई थी। आयरन एवं ब्लड की नीति किसके द्वारा अपनाई गई है, तो बलबन के द्वारा अपनाई गई थी। याद रखना है, बलबन ने लोहे एवं रक्त की नीति को अपनाया था। लोहे और रक्त की नीति बलबन ने अपनाई। बलबन के राजत्व सिद्धांत की दो प्रमुख विशेषताएं थी। पहली, सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदान किया गया है। दूसरी, सुल्तान निरंकुश होना आवश्यक बताया गया है। तो ये दोनों ही बलबन की ख्याति थी। कुछ अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में स्थित है। भाई, अलाई दरवाजा का निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। कहां पर है, तो आप कहेंगे कुतुब मीनार की विरासत में स्थित है। कुतुब मीनार का जो प्रांगण है वहां पर ही आपको अलाई दरवाजा भी देखने को मिल जाता है। ये कहां पर बना है, नई दिल्ली में स्थित है अलाई दरवाजा, जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट ही करवाया था। इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थरों, सफेद संगमरमर से किया गया है और प्रारंभिक तुर्की कला का यह श्रेष्ठ नमूना है। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी का किला भी बनवाया है, हजार स्तून महल का भी निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाजा कहां पर है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो अलाई दरवाजा बनाया था, नई दिल्ली में स्थित है। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के शासनकाल की अवधि क्या है। दिल्ली में जब अलाउद्दीन खिलजी ने शासनकाल किया, उसकी अवधि क्या है, 1296 से लेके 1316 के बीच में अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल देखने को मिलता है। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ही चाचा जलालुद्दीन की हत्या करके सत्ता को हस्तगत जो है किया हुआ था, सत्ता प्राप्त की थी। दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंची ईंट की बनी मीनार है। कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया है, तो फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण में योगदान दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका आधारशिला रखी थी। इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी का इसमें कोई भी सहयोग नहीं रहा है। तो दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ करवाया था। इल्तुतमिश ने इस कार्यकाल को पूर्ण करवाया और फिरोज शाह तुगलक के काल में जो है इसमें बिजली गिरने से जो चौथी मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई थी, इसका जो है पुनर्निर्माण कराकर पांचवी मंजिल का भी निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कुतुब मीनार स्थित है। तो कुतुब मीनार कहां पर है, दिल्ली में स्थित है। नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ का एक केंद्र था, यह कब नष्ट हो गया। नालंदा जो है आपके कहेंगे प्राचीन शिक्षण एवं मठ का केंद्र रहा है, लेकिन यह 1200 ईस्वी में से नष्ट कर दिया गया था। किसके द्वारा नष्ट किया गया, मोहम्मद गौरी के एक साधारण दास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा को नष्ट कर दिया गया था। बिहार की जो इन्होंने विजय की थी, तब उसी समय नालंदा एवं विक्रमशिला जो बिहार थे, इनको नष्ट कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय एक आवासीय विश्वविद्यालय का उदाहरण था, जो कि बौद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था उस समय, लेकिन अभी वर्तमान में फिर से नालंदा को जीवित किया जा रहा है। भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया। भारत ने तैमूर पर आक्रमण किस साल किया था, ऑप्शन रहेगा 1398 में। याद रखना है, मध्य एशिया के मंगोल सेनानायक तैमूर ने 1398 ईस्वी में तुगलक वंश के अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद के समय भारत पर आक्रमण किया था। तैमूर का यह आक्रमण तुगलक वंश और दिल्ली के दोनों वंशों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ था उस समय। तो तैमूर का आक्रमण भारत पर 1398 में हुआ था, तुगलक वंश के अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद के समय में। किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी, तो आप कहेंगे गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा, जिन्हें गाजिद मलिक के नाम से भी जाना जाता है, 1320 में इन्होंने जो है नींव रखी थी। सिंचाई के लिए नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का सल्तनत का पहला शासक की बात किया तो गयासुद्दीन तुगलक था, और इसने बड़े पैमाने पर सिंचाई का निर्माण को करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, खिलजी खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था। तो खिलजी खान किससे संबंधित था, बात की आ रही है सैयद वंश से संबंधित था। खिलजी खान जो है सैयद वंश से, हालांकि इतिहास में सैयद वंश को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण तवज्जो नहीं दिया गया है, क्योंकि इन्होंने ऐसे कोई कार्य किया ही नहीं है, ना तो अच्छे कार्य किए ना बुरे कार्य किए। तो सैयद वंश एक तरीके से गुप्त वंश के रूप में रहा है, मतलब कि गुप्त रहा है।
खिलजी खान जो है सैयद वंश का संस्थापक था। 1414 ईस्वी में दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा और 1421 में खिलजी खान की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में इब्न बतूता भारत आया था। और इब्न बतूता जो था मोरक्को का यात्री था। इब्न बतूता तुगलक शासक मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे राजदूत बनाकर चीन भेजा था। और इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत रेहला है। अगर पूछा जाए कि इब्न बतूता ने किसका वृत्तांत लिखा है, रेहला नाम से वृत्तांत को लिखा हुआ है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया? बाबर के द्वारा सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में 1526 में पराजित किया गया था और यहीं से आपका दिल्ली सल्तनत समाप्त होकर मुगल वंश की स्थापना रख दी गई। तो 21 अप्रैल 1526 का दिन था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध हुआ, जिस युद्ध में पानीपत का प्रथम युद्ध के नाम से जाना गया है। और इस युद्ध में बाबर ने तोपखाने और तुगलका युद्ध नीति का प्रयोग किया था और इस युद्ध में आश्चर्यजनक कार्य किया। इब्राहिम लोदी की सेना संख्या में अधिक होते हुए भी पराजित हो गई थी और इब्राहिम लोदी रण क्षेत्र में ही मारा गया। दिल्ली और आगरा पर बाबर का अधिकार हो गया और बाबर के द्वारा मुगल वंश की स्थापना यहाँ पर कर दी गई। कौन दिल्ली सल्तनत के सुल्तास का लेखक नहीं था? तो आप कहेंगे अब्बास खां सरवानी लेखक नहीं था, जबकि अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी, मिनाज उसराज जो है सल्तनत काल के इतिहास में आप लेखक जो है रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया है? सबसे कम अवधि तक शासन जो है खिलजी वंश ने किया हुआ है। जिस वंश का अलाउद्दीन खिलजी रहा है, सबसे कम वंश आपका अलाउद्दीन खिलजी मतलब आपके खिलजी वंश का ही रहा है। गुलाम वंश ने 1296 से 1290 में 84 वर्ष शासन किया। खिलजी वंश ने केवल 1290 से 1320 30 साल शासन कर पाया। तुगलक वंश 1320 से 1414 में 92 साल शासन किया। सैयद वंश 1414 से 1451 में 37 साल शासन किया हुआ है। खिलजी खान दिल्ली का शासक था, जिसने किस राजवंश से संबंधित था? तो खिलजी खान जो है सैयद राजवंश से संबंधित था। अब ये देख सकते हो पैट में 2023 में क्वेश्चन आया था। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक की बात की जाए तो हरियर और बुक्का नामक दो भाई थे। तो 1336 में ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर और बुक्का नामक दो भाइयों ने मिलकर की थी। उनके पिता संगम के नाम पर इस वंश का नाम संगम वंश भी कहलाया। हरियर प्रथम शासक बना था, परंतु विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर और बुक्का दोनों ने मिलकर की थी। तो इसीलिए प्रश्न का उत्तर आपका हरियर राय और बुक्का राय के नाम से इसको ऑप्शन सही होगा। विजयनगर राज्य की किस नदी के किनारे स्थित है? विजयनगर जो राज्य है तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अच्छा, इसकी कुछ बातें कर लेते हैं। जैसे कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा नदी है और इसी के तट पर हरियर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने 1336 में विजयनगर राज्य की स्थापना की। यह साम्राज्य 4 वंशों में विभाजित हुआ बाद में, संगम वंश, शालुब वंश, तुलुप वंश एवं अरावेडु वंश। तो ये आपके 4 वंश विजयनगर साम्राज्य के बारे में याद कर लेना है, एग्जाम में जो है आपके आ सकते हैं। नेक्स्ट बात की जाएगी, तुलुप राजवंश की स्थापना किसने की? भाई तुलुप राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो वीर नरसिंह के द्वारा तुलुप राजवंश की स्थापना की गई थी। तुलुप राजवंश की स्थापना 1505 में वीर नरसिंह तुलुप के द्वारा की गई थी। वीर नरसिंह तुलुप ने 1509 ईस्वी तक विजयनगर पर शासन किया है। उसके पश्चात उसके भाई कृष्णदेव राय ने शासन किया। कृष्णदेव राय के समय विजयनगर साम्राज्य ऐश्वर्य और शक्ति की चरम सीमा पर पहुंच गया था। कृष्णदेव राय ने ही नागलपुर नामक एक नवीन नगर को बसाया था और आमुक्त माल्याद नामक ग्रंथ की भी तेलुगु भाषा में रचना की है। याद रखना है, ये कभी कभी एग्जाम में पूछी जाती है। इस प्राचीन राजवंश में महिलाएं कुश्ती में भाग लिया करती थी, तो विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं जो हैं कुश्ती में भी भाग लिया करती थी। स्त्रियों को समान की स्थिति प्राप्त थी उस समय और इस काल में स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने का भी अधिकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विजयनगर की प्रचलित परंपराओं के अनुसार राय विजयनगर के शासकों को कहा जाता था, नरपति को राय के नाम से जाना जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विजयनगर वास्तुकला द्रविड़ शैली का सबसे विकसित उदाहरण है। कौन सा मंदिर विजयनगर स्थापत्य शैली का है? आप कहेंगे विरूपाक्ष मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर की बात की जाए तो यह हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर है और विजयनगर में द्रविड़ स्थापत्य शैली का उदाहरण है। यह वास्तुकला के पूर्ण विकसित और परिपूर्ण चरण का प्रतिनिधित्व भी करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि विरूपाक्ष मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, मतलब भगवान शिव के लिए इसका निर्माण किया गया था। मुगल साम्राज्य की बात करेंगे, जिस तरह दिल्ली सल्तनत की हमने बात की है, अब यहाँ पर मुगल साम्राज्य की भी प्रश्नों को हम देख लेते हैं। चलिए मुगल साम्राज्य में पहला क्वेश्चन आता है, मुगल सम्राट बाबर ने
किस स्थान पर राणा सांगा और एवं उनके सहयोगियों को हराया था? तो राणा सांगा और उनके सहयोगियों को किसने हराया? बाबर ने हराया था। किस स्थान पर हराया? खानवा के युद्ध में हराया था। अब सभी को पता होगा पानीपत का युद्ध कब हुआ? 1526 में, और खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527 में, जिसमें मुगल सम्राट बाबर के द्वारा खानवा का युद्ध हुआ। राणा सांगा और उनके सहयोगियों को एक साथ हरा दिया गया था। इस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई है। तो जिसने अपना पुस्तकालय बनवाया और उसी पुस्तकालय से उसकी गिरकर मृत्यु हो गई, हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं के लिए कहा जाता है जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाकर ही मृत्यु भी हो गई। ध्यान रखना है, हुमायूं पर जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुई मृत्यु हो गई। ये लेन पूल के द्वारा किसके लिए? हुमायूं के लिए कहा गया है। क्या नाम से जाना जाता था पुस्तकालय? दीन पनाह भवन के नाम से जाना जाता था। हुमायूं की दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहां पास मुगल सिंहासन पर बिठाया गया था? तो आप कहेंगे कलनौर। ये हरियाणा में एक जगह है कलनौर, वहां पर ही पत्थरों के जो है वहां पर ही बिठाकर जो है इसका राज तिलक कर दिया गया और सिंहासन रोहड़ कर दिया गया था। हुमायूं की दीन पनाह से पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर 1556 में मृत्यु हो गई। हुमायूं की मृत्यु 14 फरवरी 1556 को हुई। अकबर का कलनौर में राज्याभिषेक वहीं पर कर दिया गया। अकबर की उस समय आयु 14 वर्ष से भी कम थी। अपने पिता की मृत्यु के समय अकबर के शिक्षक जो है बेरम खां के साथ कलाकानौर में था, वहां पर ही बेरम खां ने इसका सिंहासन पर बिठा दिया। इन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित किया गया था। शेर शाह सूरी के शासनकाल में पहली बार मुद्रा रुपया को मुद्रित किया गया था। अफगान शासक शेर शाह सूरी 1540 से 1545 तक शासनकाल किया। भारत पर पहला मुद्रा रुपया को मुद्रित किया था, जिसका वजन 178 ग्रीन का था, जिस यह रुपया चांदी का था, याद रखना है। किसने भूमि मापने के लिए व्यवस्था को आरंभ करवाया था? शेर शाह सूरी के द्वारा भूमि मापने के लिए व्यवस्था को प्रारंभ भी करवाया गया था। और जिस भूमि को मापा जाता था इसे गज ए सिकंदरी के द्वारा भूमि की पैमाइश की जाती थी, याद रखना है, जिसमें उपज के आधार पर उत्तम, मध्यम और निम्न रूप में 3 श्रेणियों में इसको बांटा गया था। जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध है? तो आप कहेंगे अकबर के नाम से प्रसिद्ध है। जिन्हें हम आज अकबर कहते हैं, इनका पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। वह मुगल राजवंश का सबसे प्रसिद्ध बादशाह हुआ है और अकबर भारत में मुगल वंश का तीसरा शासक था। क्यों? क्योंकि सबसे पहले कौन सा था? बाबर था। बाबर का पुत्र की बात किया है तो हुमायूं था, और हुमायूं का पुत्र जो है अकबर था। और अकबर का पुत्र जो है कौन बैठा था? जहांगीर बैठा था। और जहांगीर का पुत्र जो है आपके कौन बैठा था? शाहजहां। शाहजहां के बाद औरंगजेब। तो इस तरीके से आप कहेंगे जो है बैठा था। अकबर जो है मोहम्मद बाबर का जो है पुत्र था और हुमायूं का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रारंभ में अकबर का संरक्षक किसने है? अकबर का जो प्रारंभ में संरक्षक थे वो बेरम खां थे। जिस तरह बेरम खां थे प्रारंभ में अकबर के संरक्षक, और इनके संरक्षक जो है अलग अलग समय पर कुछ अलग अलग व्यक्ति रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पानीपत का दूसरा युद्ध किन के बीच में लड़ा गया था? पहले तो ये भी याद रख सकते हो पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया, तो आप कहेंगे 5 नवंबर 1556 को लड़ा गया था। किसके बीच में? अकबर एवं हेमू के बीच में लड़ा गया था। अकबर और हेमू के बीच में। हेमू को हेमचंद विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। पानीपत हरियाणा में दूसरा युद्ध पानीपत का 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया। इसमें हेमू की पराजय हुई थी। बेरम खां ने उसकी हत्या करवा दी थी और हेमू आदिल शाह का वजीर एवं सेनापति था। आदिल शाह की तरफ से उसने 24 युद्धों में भाग लिया था, जिसमें से 22 युद्धों में उसने विजय प्राप्त की थी। इस लड़ाई में मुख्य विरोधियों को सही ढंग से नहीं बता पाया। तो यहां पर आपका ऑप्शन आएगा पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई, जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हुई, हेमू और अकबर के बीच में। हल्दी घाटी का 1576 में हुआ था, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। तो ऐसे युद्ध क्या होते हैं, एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं। जब पूछ लिए जाते हैं तो एग्जाम में क्या हो जाता है, आप फंस जाते हो। तो इसी तरह आपको उन सभी से बचना है और आपको याद करके चलना, क्योंकि मिलाने के लिए आ जाते हैं। मिलाने के लिए जब आ जाते हैं तो बहुत दिक्कत हो जाती है। 1556 में पानीपत का जब दूसरा युद्ध हुआ, यह किन के मध्य में लड़ा गया था? अकबर और हेमू के मध्य में लड़ा गया था। अभी हमने आपको बताया है। अकबर के नवरत्नों में कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता? तो अकबर के नवरत्नों की बात की जा रही है। अकबर के राज दरबार में नवरत्न नाम से कुछ 9 व्यक्ति रहते थे। राजा मानसिंह अकबर के प्रधान सेनापति थे, ना कि वित्त मंत्री थे। बाकी ऑप्शन यहाँ पर अच्छा मिलाना था, चलिए कोई बात नहीं। अब्दुल रहीम खान खाना की बात के कवि था, जो कि अकबर का भरोसेमंद था और बेरम खां का पुत्र था। मुल्ला दो प्याजा मुगल सम्राट अकबर का मुख्य सलाहकार था, और मानसिंह की बात किया तो अकबर का प्रधान सेनापति था।
अकबर ने अपने दरबार में संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? मियां तानसेन को। याद रखना है, मियां तानसेन वैसे तो मध्य प्रदेश में संबंधित थे, लेकिन अकबर ने इन्हें अपने दरबार में तानसेन को बुला लिया था। अकबर ने मानसेन तिया मियां तानसेन को दरबार का संगीतज्ञ नियुक्त किया और अकबर के नवरत्नों में से ये भी एक शामिल थे। अकबर के दरबार में आने से पहले रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में रहते थे और अकबर ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया था। उन्हें उच्च प्रदान भी स्थान दिया था। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि से सम्मानित किया था। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था और अकबर तानसेन का जो मकबरा है वो ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट आता है, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो अकबर के दरबार के प्रसिद्ध कवि की बात किया है, रहीम खान थे। अब्दुल रहीम खान खाना की बात किया है, हिंदी के प्रमुख कवि थे और रहीम के उपनाम में बहुत सारे दोहे भी आज भी प्रसिद्ध है। अकबर के नवरत्नों में एक थे अब्दुल रहीम खान खाना, जो कि अकबर ने बाबर की आत्मकथा तो जो कि बाबरी को लिखने के लिए आपने जो है आज्ञा दी थी, जो कि तुर्की भाषा से फारसी भाषा में अनुवादित की गई है। अकबर का राज कवि फैजी था, जो अपने समय का श्रेष्ठ कवि था। टोडरमल को किस नाम से जाना जाता है? टोडरमल को मुशर्रफ ए दीवान के नाम से जाना जाता है। टोडरमल को मुशर्रफ ए दीवान के नाम से, क्योंकि अकबर के शासनकाल में भू राजस्व जो निर्धारण है, इन्होंने नई व्यवस्था को प्रारंभ किया था, जिसे जब्ती या आइन ए दहसाला के नाम से जाना जाता था। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी बन जाता है कि अकबर के समय में आइन ए दहसाला किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो टोडरमल के द्वारा प्रारंभ की गई थी। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको याद अच्छे से कर लेना है। बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया है? अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजा बनवाया गया था। कब बनवाया गया था? तो अकबर ने जब गुजरात की विजय की थी 1572 से 73 के समय में, तब फतेहपुर सीकरी नामक नगर की स्थापना की और उसी समय गुजरात विजय के उपलक्ष्य में ही अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजे का निर्माण विजय स्तंभ के रूप में करवाया गया था। हर्षी ब्राउन ने इसका निर्माण दक्षिण विजय के उपलक्ष्य में बताया, लेकिन इन्होंने गुजरात विजय पर किया था। अकबर के द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो आप कहेंगे आगरा में है। आगरा के पास ही फतेहपुर सीकरी है, वहां पर इसका निर्माण करवाया गया था। कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? अब बात की जाए तो अकबर अनपढ़ था और यही सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति रहा है। अकबर एक ऐसा सम्राट रहा है जो कि अनपढ़ था और यही सबसे ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त जो है व्यक्ति था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना किसने की है? तो अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना बदायूं के द्वारा की गई है। याद रखना है, अब्दुल कादिर बदायूं अकबर का धार्मिक नीति का आलोचक था, है ना। तो ये आपके क्वेश्चन बन सकता है। हल्दी घाटी का युद्ध सन 1576 में किनके बीच में लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया था, लेकिन किसके बीच में लड़ा गया? तो महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच में लड़ा गया था। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया था, ये याद रखना है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या रहा है? तो भारत में जो जहांगीर का शासनकाल था, जहांगीर का शासनकाल 1605 से लेके 1627 का जहांगीर का शासनकाल रहा है। जहांगीर जो है अकबर के बाद गद्दी पर बैठा था और इसके बचपन का नाम सलीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर के किस किले में मिला था? थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से अजमेर के किले में मिला था। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। कहां पर? अजमेर के किले में मिला था। मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था, कौन सा था? आप कहेंगे औरंगजेब। औरंगजेब ऐसा मुगल बादशाह था जो क्रूर तो था, लेकिन एक आदर्श जीवन व्यक्तित्व जीने वाला व्यक्ति था, क्योंकि आचार विचार इसके कठोर नियंत्रण में थे। सादा भोजन करता था, सादे वस्त्र पहनता था और शराब बिल्कुल भी नहीं पहनता था। तो ये चीजें जो है आपके औरंगजेब के बारे में बताई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जजिया फिर से किस मुगल शासक के समय में लगाया गया था? तो जजिया औरंगजेब के समय में लगाया गया था। याद रखना है, जो जजिया का लगाया था औरंगजेब के समय में लगाया गया था। यह गैर मुसलमानों से लगाया जाने वाला एक कर था। किसके शासनकाल में मुगलों एवं मराठों के बीच में द्वंद्व प्रारंभ हुआ था? तो औरंगजेब के काल में मुगल एवं मराठों के बीच में आप कहेंगे जो है आपका द्वंद्व, एक तरीके से युद्ध प्रारंभ हो गया था। औरंगजेब का पुत्र का नाम क्या था? औरंगजेब का पुत्र का नाम शाहजहां था। याद रखना है, औरंगजेब जो है मुगल बादशाह शाहजहां का पुत्र था। सॉरी, औरंगजेब के पुत्र नहीं, औरंगजेब पुत्र किसका था? शाहजहां का पुत्र था। मुमताज महल के पुत्र मतलब गर्भ से इसका जन्म हुआ था। इसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ है, याद रखना है। और हिंदू सेनापति इसके समय में सबसे ज्यादा थे। 1658 से लेके 1707 का इसका शासनकाल जो है देखने को मिलता है। ताजमहल के सुलेखक कैलीग्राफर ने 1648 ईस्वी में इसकी रचना की और पूरा किया है। तो अमानत खान सिरारी की रचना की और उसको पूरा किया था। शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण का कार्य करवाया था। अमानत खान सिराजी ताजमहल के कैलीग्राफर थे। ताजमहल का डिजाइन का नाम
नाम जो है उस्ताद अहमद लाहौरी के द्वारा रखा गया था। संगमरमर पर पित्तादुरा एक रंगीन सड़ा पत्थर पर जड़ाई का काम किया जाता था, वह लोकप्रिय हुआ था किसके समय में? तो आप कहेंगे शाहजहां के समय में सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुआ था, और ये ताजमहल में सबसे अच्छा देखने को आपको मिल जाता है। हालांकि आगरा का जो किला है वहां पर भी मोती मस्जिद बनी है, वहां पर भी देखने को मिलता है। दिल्ली का वह प्रसिद्ध लोहे स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है, किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है? तो आप कहेंगे कुतुब मीनार में स्थित है। और दिल्ली का कहां पर है? लोहे स्तंभ है जो कि है खड़ा हुआ है। नेक्स्ट आता है कि बिहार राज्य के सासाराम शहर की किस प्राचीन सम्राट का मकबरा बना हुआ है? तो सासाराम में बात की जाए तो शेरशाह सूरी का मकबरा बना हुआ है। शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम नामक स्थान पर है, एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना है। यह आकार गौरव दोनों दृष्टियों से भारतीय इस्लामिक निर्माण कला का मिश्रण यहाँ पर देखने को मिलता है। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम जो है फरीद खान था, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी के लिए किस मुगल शासक के सहयोगी थे? तो आप कहेंगे हुमायूं के सहयोगी के रूप में इनको जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विश्व प्रसिद्ध मोहर सिंहासन का निर्माण लाल किले की स्थापना किस मुगल शासक के समय में की गई है? तो मोर सिंहासन का निर्माण और लाल किले की स्थापना किसके समय में? शाहजहां के शासनकाल में की गई है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। शाहजहां ने दिल्ली के शाहजहानाबाद में एक किला बनवाया जो लाल बिलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किले के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त हुआ। इसी किले में तख्ते ताऊस रखा गया था और मयूर सिंहासन कहा जाता था। पंचमहल किस में स्थित है? पंचमहल की बात करें फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इसका निर्माण जो है अकबर के द्वारा करवाया गया था। किस मुगल सम्राट के द्वारा आगरा के किले का निर्माण करवाया गया है? तो आप कहेंगे अकबर के समय में, और अकबर के द्वारा आगरा के किले का निर्माण करवाया गया था। अकबर के शासनकाल में ही दीवाने आम, दीवाने खास, पंचमहल, तुर्की सुल्ताना महल, जोधाबाई का महल, कुछ अन्य इमारतें फतेहपुर सीकरी में भी निर्माण करवाई गई हैं। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई थी? दिल्ली की जामा मस्जिद जो है शाहजहां के द्वारा बनवाई गई थी। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। मुगल बादशाह शाहजहां ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। भारत की प्रसिद्ध मस्जिदों में से एक बड़ी मस्जिद इसका नाम जो है गिना जाता है और शाही मस्जिद के नाम से इसको जाना जाता है। दिल्ली का लाल किला किस मुगल शासक ने बनवाया था? दिल्ली का लाल किला शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। डी ऑप्शन करेक्ट है। दिल्ली स्थित प्रसिद्ध हुमायूं के मकबरे के वास्तुकार कौन थे? तो हुमायूं का जो मकबरा बना है इसके वास्तुकार मिराक मिर्जा गियास थे। मिराक मिर्जा गियास को हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार जो है माना जाता है। इन्हें अफगानिस्तान के हेरात शहर से बुलवाया गया था। हुमायूं की विधवा बेगम हमीदा बानो बेगम ने इसका निर्माण कराया था। चार बाग शैली से में यह बना है। 1993 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में हुमायूं को मकबरे को शामिल कर लिया गया है। इस मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति दी थी? ऐसे कौन से मुगल सम्राट थे जिनके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति दी गई? तो औरंगजेब के समय में दी गई थी। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देसी भाषाई चगताई तुर्की में आत्मकथा लिखी है। इस पुस्तक का नाम क्या है? इस पुस्तक का नाम बाबरनामा है। क्या नाम है? बाबरनामा है। बाबर के द्वारा खुद लिखी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि तारीख ए फिरोजशाही के लेखक का नाम क्या है? तारीख ए फिरोजशाही के लेखक का नाम जियाउद्दीन बर्निया। जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा तारीख ए फिरोजशाही लिखी गई है। अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक कौन है? अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा लिखी गई है। आपका ऑप्शन यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है। और अकबरनामा में अकबर के नवरत्नों में से एक थे। आईन अकबरी किसने लिखी है? तो अबुल फजल के द्वारा आईन अकबरी को भी लिखा गया है। अकबरनामा का वह खंड जो अकबर के प्रशासन, घर, सेना, राजस्व, आय, उसके साम्राज्य के भूगोल से संबंधित था, जिसे आईन अकबरी के नाम से जाना जाता है। यह तीसरा खंड था। तीसरे खंड के बारे में बताया गया है। कौन सा यहाँ पर सही नहीं है? बाबरनामा बाबर के द्वारा, शाहजहांनामा मोहम्मद ताहिर के द्वारा, हुमायूंनामा हुमायूं के नामा गलत है, तुझो के जहांगारी जहांगीर के द्वारा। अब वीडियो में एग्जाम में क्वेश्चन आया था, अब ऐसे क्वेश्चन मिलाने के लिए बहुत आते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हुमायूंनामा के लेखक कौन थे? हुमायूंनामा के लेखक बात किया है गुलबदन बेगम थी। कौन थी? गुलबदन बेगम हुमायूंनामा की लेखक रही हैं। वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? तो रंगून। रंगून म्यांमार में अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु 1862 में हो गई थी। अवध का प्रथम नवाब कौन था? तो अवध का प्रथम नवाब जो है शहादत खान थे। शहादत खान को अवध के प्रथम नवाब के रूप में जाना जाता है। अवध में स्वतंत्र राज्य की स्थापना ईरानी दल के नेता शहादत खान के द्वारा बुरहान उल मुल्क ने की थी। 1722 में शहादत खान ने अवध के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया गया।
उसी समय उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित जो है कर लिया था। नाम मात्र के लिए ही मुगल बादशाह के स्वामित्व को स्वीकार किया और अवध का पहला नवाब बन गया। पहला कठपुतली मुगल बादशाह सम्राट कौन था? तो आप कहेंगे जहांदार शाह। जहांदार शाह जो है पहला कठपुतली मुगल सम्राट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आता है, मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? कोतवाल के नाम से जाना जाता था। हालांकि कोतवाल आज भी आपने देखा होगा तो कहा जाता है। मुगल प्रशासन में एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? कानून और व्यवस्था को बनाए रखना, ये सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कोतवाल शासन के रूप में जानी जाती है। अब मध्यकालीन भारत में कुछ मिशनरीज आपके प्रश्न होने वाले हैं जो आपके पूछे जाते हैं, जैसे जिन्हें हम विविध के नाम से जानते हैं। संत शिवाजी के समकालीन थे। संत शिवाजी के समकालीन तुकाराम थे। क्या रखना है? संत शिवाजी के समकालीन तुकाराम थे और एक महान संत, कवि और महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन के प्रमुख स्तंभ के रूप में इन्हें माना जाता है। इस राजा के प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्री परिषद पाई गई थी। तो आप कहेंगे शिवाजी के शासनकाल में अष्टप्रधान 8 मंत्रियों को नियुक्त किया जाता था, जिन्हें अष्टप्रधान कहा जाता था, जिसमें पेशवा, अमात्य, बाक्यानवीस मंत्री, सुमंत या दबीर, सुरनवास या सचिव, सरिनौबत सेनापति, पंडित राव एवं न्यायाधीश शामिल हुआ करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस सेना ने ताकत छापामार गुरिल्ला रणनीति को अपनाया? तो छापामार गुरिल्ला युद्ध नीति की बात किया तो आपके मराठाओं के द्वारा अपनाया गया था, जिसमें शिवाजी बहुत माहिर थे। शिवाजी की मृत्यु के बाद बात की जाए तो मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति के एक परिवार द्वारा संभाली गई, जिसने पेशवा के रूप में शिवाजी की उत्तराधिकार की सेवा की है। तो आप कहेंगे चित्तपावन ब्राह्मण के द्वारा संभाली गई थी। जब शिवाजी की मृत्यु हो गई तो मराठा राज्य की शक्ति को प्रभावी रूप से पेशवाओं के हाथ में आ गई। पेशवा चित्तपावन ब्राह्मण परिवार से संबंधित थे और शिवाजी के उत्तराधिकारियों की इन्होंने सेवा भी की थी। शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्तपावन ब्राह्मणों के राज परिवार में पास आ गई। शिवाजी के उत्तराधिकारियों के पेशवा प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी। कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया था? तो आप कहेंगे पूना जो है, आपके पुणे जो है मराठाओं की साम्राज्य की राजधानी उस समय बन गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे। सिंधिया जो है, सिंधिया उज्जैन ग्वालियर से संबंधित रहे हैं, होलकर इंदौर से संबंधित रहे हैं, गायकवाड़ बड़ौदा से संबंधित रहे हैं और भोंसले जो है नागपुर संबंधित रहे हैं। और ये कभी कौन से हैं? ये सभी मराठाओं से संबंधित हैं। भारत में शासन करने वाले शासकों का कालक्रम कौन सा है? इल्तुतमिश का शासनकाल 1211 से 1236 रहा है। अलाउद्दीन खिलजी का 1296 से 1316 रहा है। शेरशाह सूरी का 1540 से 1545 शासनकाल। अकबर का 1556 से 1665 शासनकाल देखने को मिलता है। बुरहानपुर में असीरगढ़ किले, जिसे दक्कन का दरवाजा के नाम से जाना जाता है, किस यदुवंशी अहीर राजा के द्वारा बनवाया गया था? आसा अहीर के द्वारा बना गया था। तो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, 2023 में पैट के एग्जाम में ऑलरेडी ये पूछा जा चुका है। इस वर्ष गोविंद सिंह बैसाखी दिवस आनंदपुर, अच्छा इस क्वेश्चन छोड़ देते, स्टार लगाए, इसमें कुछ त्रुटि है और ये आयोग ने कैंसिल किया था। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे युद्धों की। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है 1526 में बाबर इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेजों के मध्य लड़ा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध मुगल सेना और मेवाड़ के राणा प्रताप के बीच में 1576 में लड़ा गया था। तालीकोटा का युद्ध 1565 में विजयनगर और बहमनी राज्यों के बीच में लड़ा गया था। तो ये कुछ आपके युद्ध हैं जो एग्जाम में मिलाने के लिए आ जाते हैं, इसको ध्यान रखना है ना, इसको जरूर याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल नहीं खाता? 1333 में इब्न बतूता भारत पहुंचा था। 1506 में गुरु नानक देव का जन्म गलत है। 1290 में मार्को पोलो ने भारत का दौरा किया। 1498 में वास्को डी गामा कालीकट में पहुंचा था। तो ए सी डी सही है, जबकि बी ऑप्शन यहाँ पर गलत है। 1469 में तलवंडी पंजाब में, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में ननकाना साहिब में है, यहाँ पर गुरु नानक देव का जन्म हुआ था और ये खत्री परिवार से संबंधित थे। सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव को माना जाता है। भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय किन्हें दिया जाता है? रामानंद को दिया जाता है। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लाने का श्रेय किसे? रामानंद को दिया जाता है। बात की जाए अपने संदेश के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी प्रयोग करने वाले प्रथम भक्ति संत कौन थे? रामानंद ही थे। रामानंद के द्वारा ही हिंदी भाषा में जो है प्रयोग किया गया था भक्ति संत को प्रदान में जानने के लिए। किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ को संकलित किया है? गुरु अर्जुन देव के द्वारा आदि ग्रंथ को जो है संकलन किया गया था। नेक्स्ट आता है 10वें और आखिरी गुरु सिख गुरु कौन से थे? आप कहेंगे 10वें और आखिरी गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही ये आपकी जो है गुरुओं की परंपरा को समाप्त यहाँ पर कर दिया गया था। 10वें गुरु के रूप में आप कहेंगे गुरु गोविंद सिंह को जाना जाता है। गुरु गोविंद सिंह ने ही खालसा पंथ के संस्थापक के रूप में भूमिका भी निभाई थी। गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन को प्रमाणित किया है किसके द्वारा? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा प्रमाणित यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर हमने अभी तक
मध्यकालीन इतिहास के क्वेश्चनों को पूरा कर लिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित वीडियो आएगी। अब आधुनिक इतिहास बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सबसे 2 चैप्टर से इतिहास में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। एक आपका मॉडर्न हिस्ट्री से याद रखना है, एक आपके मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं, और मॉडर्न हिस्ट्री में भी एक आपका राष्ट्रीय आंदोलन नेशनल मूवमेंट है, नेशनल मूवमेंट से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, याद रखना है। और इन्हीं सभी वीडियो को हमारे ऐप पर भी डाउनलोड कर सकते हो और ऐप से देख सकते हो, यूपीएससी नट। यहाँ पर आप लोग ऐप पर जाके टेस्ट पास नाम की ऑप्शन मिलेगा, टेस्ट पास से आप ऑनलाइन माध्यम से जो है टेस्ट सीरीज भी दे सकते हो, पैट की भी। तो एग्जाम्स के लिए हमारा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, या पे सर्च कर लेना है यूपीएससी नट, तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो आज ही समाप्त करेंगे, नेक्स्ट वीडियो पुनः मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।